आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। जी हाँ, तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों को दरकिनार करते हुए रूस ने आखिरकार यूक्रेन के खिलाफ जंगी ऐलान कर दिया है। बातचीत करेंगे इस वक्त हमारे साथ यूरोपियन कंट्री एस्टोनिया से कृष्णा सिंह जी जुड़े हुए हैं। लगातार इस मामले पर उनकी नजर थी, इनसे कई बार बातचीत हुई है और बातचीत के दौरान इन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात मैदान में बन रहे हैं उससे लगभग संकेत मिल रहे हैं कि रूस अब पीछे हटने वाला नहीं है। ठाकुर कृष्णा सिंह जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। नमस्कार जी, नमस्कार जी सर, क्या कहेंगे क्योंकि यूक्रेन में मार्शल लॉ का ऐलान हो चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दुनिया के तमाम दूसरे मुल्कों से मदद मांगी है। हालांकि रूस ने कहा है कि यूक्रेन की सेना सरेंडर कर दे, अन्यथा परिणाम गंभीर भुगतने होंगे। पिछले 24 घंटे में किस तरह के अपडेट्स हुए तो ये जानना चाहेंगे, और दूसरा कि वहां पे हालात किस तरह के बन रहे हैं, क्योंकि आप रशिया और जो यूक्रेन का बॉर्डर है दोनों के बिल्कुल नजदीक में है। देखिए, ये तो होना ही था, ठीक है। और जंग तो शुरू हो गई थी तब से ही। अगर मैं ऐसा कहूं कि जंग जब क्रीमिया को उसने अपने में लिया, अलग किया, तब तब ही शुरू हो गई थी जंग। लेकिन ये सेकंड पार्ट में कुछ हफ्ते पहले शुरू हो गई, जब वो तैयारी उसने की और चारों तरफ अपनी सेनाएं और सेना से जुड़ी जो भी जरूरतें हैं वो तैनात की, तब जंग की शुरुआत हो गई थी। लेकिन दुनिया के जो सुपर पावर कंट्रीज हैं उनको अंदाजा नहीं था, रसिया की स्ट्रेटजी के बारे में पता नहीं था। आज आप जो कह रहे हैं कि कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आ रहा है, सैद्धांतिक रूप से ही हेल्प के लिए लोग आगे आ सकते हैं। किसी के घर की आग में कोई भी खुद को नहीं झोंकता है। तो कोई भी सुपर पावर है, जब तक कोई अटैक उस मुल्क पे नहीं होगा या उससे जुड़े हुए मुल्कों पे नहीं होगा, तब तक कोई भी सुपर पावर इस आग में नहीं कूदेगा। ना यूरोपियन कंट्री का कोई कंट्री कूदेगा, ना ही अमेरिका कूदेगा। यूक्रेन को खुद निपटना होगा। और निपटने की बात जहां तक है, तो यूक्रेन की जो ताकत है उसका अंदाजा पूरी दुनिया को है कि बहुत बड़ा अनुपात बिल्कुल डिफरेंट है। रूस अगर 100 है तो यूक्रेन आई थिंक नियर अबाउट 20, नॉट मोर। तो बहुत ही मतलब कोई समानता ही नहीं है। तो यूक्रेन मुकाबला कहीं से कहीं है तक ही आप नहीं, ये कहना चाहते मुकाबला है ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत दिखा रहा है, कब तक दिखाएगा और हैं। उससे सरेंडर कर देना चाहिए, शर्तें मान लेनी चाहिए या नहीं, ये तो उनका मसला है। लेकिन जो हमें दिखाई दे रहा है, जंग तो शुरू पहले ही हो चुकी थी। और कल जैसा कि मैंने कहा था और मैंने अलग से भी कहा था कि देखना शाम तक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, और वो बदलाव आ गया। और उसने अब खुला संघर्ष आपको दिख रहा है सामने, खुला संघर्ष शुरू कर दिया उसने। अभी जी उसने जो कृष्णा जी, कीव एयरपोर्ट को खाली कराया जा रहा है और यूक्रेन के कई शहर रशियन मिसाइलों के टारगेट पर है। साथ साथ रूस ने यह भी कहा है कि यूक्रेन को नरसंहार से मुक्त कराना है। यूएनओ में जो बैठक हुई थी उसमें रूस के प्रतिनिधि ने कहा है कि राष्ट्रपति साहब द्वारा जो घोषित विशेष अभियान है वो यूक्रेन के लोगों की रक्षा के लिए है। क्या वाकई यूक्रेन के लोग पीड़ित थे? क्योंकि जिस तरह से दो शहरों को मुक्त कराया गया उसके बाद लगातार रूस आगे बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में कहीं नहीं झुका। रूस ने रूस की जी ऑफ कोर्स रूस चाहेगा कि जो वहां की आवाम है वो इस हमले की, युद्ध की शिकार ना हो। लेकिन युद्ध में ऐसा होता नहीं है। आपने सारे युद्ध देखे हैं, बहुत सारे युद्ध को कवर किया है आपने पहले भी, तो आपको पता ही होगा कि युद्ध में जो भी सामने आएगा वो जाएगा, जो समर्थन में आएगा वो भी जाएगा, या जो किसी हमले की चपेट में आएगा वो भी जाएगा। और कोई कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी हो, कितनी भी सुरक्षित मतलब उससे नीति से हमला किया जाए, फिर भी कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही होता है। तो नुकसान तो होना ही है। रही बात जो आपने कहा कि एयरपोर्ट पे क्यों, एयरपोर्ट पे तो हाँ, खार क्यों एयरपोर्ट है उस पे हमला डायरेक्ट तो नहीं हुआ है, एयरपोर्ट के अंदर नहीं हुआ है, लेकिन नजदीक हुआ है। और ये एक नीति है, क्योंकि किसी भी कंट्री में जब कोई भी कंट्री अगर हमला करता है तो वो सबसे पहले उन रास्तों को बंद करता है जिससे दुनिया जुड़ी हुई है। अब जो एयरपोर्ट्स हैं या लैंड बॉर्डर्स जो भी होते हैं, चाहे वो मतलब सड़क मार्ग से जुड़ी हुई हो या समुद्र मार्ग से, उन सभी रास्तों को उनको बंद करना है। तो एयरपोर्ट को भी अपने कब्जे में करना है, तभी वो सफल होंगे। क्योंकि अगर एयरपोर्ट चालू रहेगा
तो बाहर से मदद आती रहेगी। अब मदद किस टाइप की आप समझ सकते हैं, मदद हर टाइप की आ सकती है, शस्त्रों की भी आ सकती है, व्यक्तियों की भी आ सकती है। जी कृष्णा जी, जो न्यूज एजेंसी है रॉयटर्स, उसके द्वारा जानकारी दी गई है कि यूक्रेन की सेना दावा कर रही है कि उसने भी लुहांसक क्षेत्र में 5 रूसी विमानों को मार गिराया है और एक रूसी हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया है। मतलब यूक्रेन भी लगातार हमलावर स्थिति में है। इसके साथ सर एक सवाल ये भी था कि वो भी चल क्या रहा है वहां पर, क्या आसमान के अंदर उस तरह से फ्लाइट्स नजर आ रही है, उस तरह से मिसाइल्स के हमले दिख रहे हैं, और तमाम वहां के मीडिया हाउसेज है वो किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस पूरे हमले को लेकर? दो पक्ष में से एक पक्ष कितना भी मजबूत हो, नुकसान दोनों का होता है। जी बिल्कुल। दो चार गिराना मरना ये सब एक आम बात है युद्ध की। एक अब अगर 20 और 80% का अगर फासला है तो 20% का असर तो दिखेगा ना, असर तो दिखेगा ही। लेकिन एक बात जो खतरनाक बात है, आज का जो माहौल है और जो युद्ध चल रहा है, सबसे खतरनाक बात यह है कि ये कहां तक जाएगा। क्या यूक्रेन तक ही सीमित रहेगा या रसिया अपने पहले स्वरूप को देख रहा है, अतीत को देख रहा है जो यूएसएसआर को? हाँ जी। तो ये ऐसी संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं कि रसिया धीमे धीमे उसी दिशा में जा रहा है। आज वो यूक्रेन पे दबाव बना करके हमला करके यूक्रेन को तोड़ करके धीमे से यूक्रेन को अपने अंडर में करेगा, कल को जॉर्जिया में कर सकता है और कुछ भी हो सकता है। रह गई बात जहां मैं बैठा हूं, तो ये तो सबसे असुरक्षित एरिया है अगर देखा जाए तो। अगर यूक्रेन के बाद में अगर रसिया ने हमला किया तो उसका पहला हमला एस्टोनिया ही होगा, क्योंकि जो ये लैंड बॉर्डर से जुड़ा हुआ जो है ना, सबसे स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ है तो वो एस्टोनिया ही है, जिसका पूरा भूभाग जो है रसिया से जुड़ा हुआ है। उसके बाद लाटविया भी है, लेकिन लाटविया का पूरा भाग जुड़ा हुआ नहीं है। उसके बाद लिथुआनिया है, तो लिथुआनिया साइड में पड़ जाता है क्योंकि वो बेलारूस से जुड़ता हुआ है। बेलारूस के थ्रू वहां भी वो अटैक कर सकते हैं, पर ये सारी एक सोच है, मतलब ऐसा होगा ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उसकी जो स्ट्रेटजी दिख रही है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में वो यही चाहेगा कि वो अपना जो खोया हुआ वजूद है उसको वापस पा सके। तो कहीं ना कहीं उसी तरफ जा रहा है, उसी तरफ जा रहा है, उसी तरफ जा रहा है। और आप आप भारतीय हैं और भारतीयों के हालात किस तरह के हैं? क्योंकि खबर यह है कि एक यहाँ से जहाज गया था लेकिन वो वापस लौट आया, एयर इंडिया का जहाज, जो भारतीय वहां फंसे हुए उनको निकालने के लिए, क्योंकि वहां पे माहौल खराब है यूक्रेन में। ऐसे में वहां पर जो भारतीय हैं वो किस तरह की खबरें उनको लेकर आ रही है आप तक? देखो, पहली बात तो ये है कि रसिया जो है तो मतलब एक जिम्मेदार कंट्री है कहीं ना कहीं, तो वो ऐसी हरकत कोई नहीं करेगा कि भारतीयों को या किसी भी देश के वासियों को नुकसान हो। और रह गई बात वहां से लोग निकल नहीं पाए, तो इसमें ये हम लोगों की कमजोरी है, क्योंकि भारत की सरकार तो बहुत पहले से कह रही थी, एडवाइजरी जारी की थी लोगों को छोड़ना चाहिए। आपने एक दो इंटरव्यूज देखे होंगे वहां पर आज तक या दूसरे चैनल वालों के, कि स्टूडेंट्स कह रहे थे अभी ऐसे कोई हालात नहीं है, अभी यहाँ रहेंगे, ये है, मतलब वो खुद तैयार नहीं थे। लेकिन बावजूद इसके अभी 2-3 दिन पहले काफी लोगों को यहाँ से लेके प्लेन गया हुआ है यूक्रेन से इंडिया को, और अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं, लोग बिखरे हुए हैं, लोगों को इकट्ठा करने की जो हमारी भारतीय एम्बेसी है वो कोशिश कर रही है, लोग इकट्ठे भी हो रहे हैं और फ्लाइट भी पकड़ रहे हैं, तो वो जल्दी से सुरक्षित पहुंच जाएंगे, कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं। जी बिल्कुल, चलिए, सुरक्षित हालात में है भारतीय वहां पर। एक सवाल ये था कि हो या फिर खार्किव हो, तमाम जो बड़े शहर हैं यूक्रेन के, वहां पर धमाके लगातार हो रहे हैं। आप एस्टोनिया में बैठे हैं, क्या यहाँ तक भी धमाकों का असर है? यहाँ तक भी कुछ सुनाई दे रहा है? नहीं, काफी दूरी है पहली बात तो। दूसरी बात, मैंने जैसा कि कहा कि उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है रशिया की, तो जो उसकी महत्वाकांक्षा उसके अकॉर्डिंग जो है इन फ्यूचर जो है यहाँ भी कुछ हो सकता है, ऐसी संभावना मैं व्यक्त कर सकता हूं पर्सनली। पर बाकी यहाँ पर अब जमीनी स्तर पे ऐसा कोई माहौल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट अलर्ट है, सरकार अलर्ट है, सारी एजेंसीज अलर्ट है, नाटो की सेना भी तैनात है यहाँ पर, पूरी तरीके से मुस्तैद है यहाँ बॉर्डर पे। कहीं कोई डर का माहौल जो है जनता के अंदर नहीं है, जनता बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है एस्टोनियन गवर्नमेंट के साथ और नाटो के साथ।
जी चलिए सर, आप जानकारी दे रहे थे क्या कुछ चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच। हालांकि इस वक्त आप एस्टोनिया में है, जो बेहद ही नजदीक है इन दोनों देशों के। और आपने ये भी कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बातचीत होनी चाहिए, अभी भी शांति वार्ता का रास्ता बिल्कुल बना बिल्कुल। हुआ है। ऐसे में रूस को और यूक्रेन को बातचीत करनी चाहिए। आपको बता दें कि पुतिन ने यूक्रेनी सेना के सामने कहा आप सरेंडर कर दीजिए, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको इसके अंजाम और खतरनाक भुगतने पड़ सकते हैं। हालांकि पूरे रशिया ने अंतर्राष्ट्रीय तो समुदाय में। जी जी, रशिया ने तो ये भी सीधा धमकी दे दी है कि अगर कोई भी बीच जी में आएगा, सामने आएगा, तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। क्योंकि बिल्कुल। रसिया का ये मानना है कि ये हमारा आंतरिक सुरक्षा का मसला है। आंतरिक सुरक्षा का जहां मसला है वहां हम किसी से भी टकराने में तैयार है, चाहे वो नाटो हम्म। नाटो का कोई मेंबर हो या डायरेक्ट अमेरिका क्यों ना जी। हो। तो रसिया का ये मानना है और वो खुले तौर पे चुनौती दे दिया है उसने कि हम तैयार हैं। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि रशिया ये भी कह रहा है कि यूक्रेन के लोग वर्षों से पीड़ित हैं, और इसके साथ साथ हमारा लक्ष्य यूक्रेन को नरसंहार से मुक्त कराना है। और ये भी कहा है जो यूएनओ का चार्टर है अनुच्छेद 51, उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा जी तमाम बातचीत के लिए, जानकारी देने के लिए कि आखिर उन दो देशों के बीच फिलहाल किस तरह के हालात है और वहाँ क्या कुछ चल रहा है। शुक्रिया सर थैंक आपका। यू।